आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इसका नाम दुनिया के मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलरों में गिना जाता है। इसको किलर ना बोल के दरिंदा बोलना भी गलत नहीं होगा। चलिए और देर ना करते हुए कहानी को शुरू किया जाए। 2003-4 के दशक में साउथ कोरिया में जिसने अपने आतंक के खौफ से पुलिस के नाक में दम करके रखा था, जिसके लिए किलिंग एक प्रोफेशन बन चुका था, ये कहानी है रेनकोट किलर यू यंग चुल की। साउथ कोरिया 2004। ज़्यादातर मैसाज पार्लरों के मालिकों ने एक कॉमन पैटर्न देखा। उनके पार्लर में काम करने वाली लड़कियां एक के बाद एक गायब हो रहा था। ज़्यादातर उन लड़कियां गायब होने लगा जिनके करीबी कोई नहीं था या फिर जिनके साथ उनका फैमिली का रिश्ता अच्छा नहीं था। एक दिन एक मैसाज पार्लर में एक कॉल आता है। दूसरे तरफ का इंसान सर्विस के लिए पूछ रहा था, किंतु एक कॉल आता है एक मिसिंग लड़की के मोबाइल फ़ोन से। पुलिस ने ये जाल बिछाया था पार्लर के ओनर के साथ मिलकर। जैसे ही पुलिस कॉलर के लोकेशन में पहुंचा, पुलिस को मिल गया था यू यंग चुल। पहले पुलिस को लगा था ये नॉर्मल किडनैपिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। उनको क्या पता था, उनको मिल चुका था साउथ कोरिया के वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस सीरियल किलर यू यंग चुल, जिसने 26 से भी ज़्यादा इंसानों को खा चुका था। पूछताछ के दौरान यू ने माना था 20 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतर चुका था, जिसमें से ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट और बुजुर्ग आमिर लोग शामिल थे। यू पुलिस को जगह भी दिखाया था जहाँ पर उसने बॉडीज़ को दफन किया था। आप सोच रहे होंगे कोई भी इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ये कहानी शुरू होता है यू के डार्क पास्ट से। गो चैंग 1970। एक लोअर क्लास परिवार में जन्म हुआ यू का, मगर स्कूल में उसको मॉक किया जाता था उसके गरीबी के वजह से। इसलिए माना जाता है इसी हेट्रेड के चलते ही यू का ज़्यादातर विक्टिम अमीर था। एक दिन यू का माँ यू को उसके भाई बहनों के साथ अपनी ग्रैंड मदर के घर रख के दोबारा से लौटी नहीं। यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका फादर लेता था, मगर उसका स्टेप मदर इज़ नॉट गुड एट ऑल। 1985 में एक रोड एक्सीडेंट में यू का बाप का भी देहांत हो गया था। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यू ने आर्ट स्कूल में अप्लाई किया, मगर स्कूल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 1988 में यू ने टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया और यू ने पढ़ाई करने की जगह क्राइम की दुनिया को चुना। 18 साल की उम्र में पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए पकड़ा गया और टेक्निकल कोर्स में भी वो फेल हो गया था। इसके बाद यू का जुर्म और भी बढ़ता गया, कैश ज्वेलरी से लेके कार। एक दिन आपने लैंडलॉर्ड के घर पे चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे 10 महीने के लिए सजा हो गया था। ये सब कुछ जानते हुए यू का गर्लफ्रेंड, जो कि ना मैसेज पार्लर में काम किया करती थी, शादी के लिए मान गया और दोनों का एक बेटा भी था। मगर यू चोरी करना नहीं छोड़ा। एक गाड़ी चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे 8 महीनों के लिए जेल भी हो गया। जेल में उसका एपिलेप्सी दिखाई दिया, इसलिए आफ्टर बीइंग क्योर्ड घर लौट के आया और बाद में इसको अपने एडवांटेज में काम में लिया। इलीगल पोर्नोग्राफी में पकड़े जाने की वजह से यू को 3.5 सालों के लिए सजा हो गया था। इस सब के बावजूद यू का वाइफ अपने बच्चे के खातिर यू के साथ रहा। साल 2000 में यू को गिरफ्तार किया गया एक 15 साल के लड़की को रेप करने के लिए और उसे 3.5 सालों के लिए सजा हो गया। इसके बाद यू का वाइफ उसे डिवोर्स दे दिया। 2003 साल में अपने रिलीज के बाद यू ने और भी ब्रूटल तरीका अपनाया और साउथ कोरिया में मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। जेल में यू का मुलाकात हुआ एक डेडली किलर जॉन डू यंग से, जिसके ऊपर 9 खूनों का आरोप था, जिसमें से सभी अमीर थे। बाद में यू ने इससे इंस्पिरेशन लिया। डाइवोर्स के बाद यू अमीर लोगों के अलावा महिलाओं के ऊपर भी नीच नज़र रखता था। जेल से रिहाई के बाद यू अपने लड़के के साथ मिलने आता था। इसी समय यू ने प्लान बनाया, पहले अपने वाइफ, उसके बाद अपने बेटा को भी वो नहीं छोड़ेगा। यू ने बाद में ये प्लान ड्रॉप कर दिया था मॉरल एथिक्स के चलते। उसका अगला टारगेट था अमीर लोग, किंतु उससे पहले वो किलिंग प्रैक्टिस कर लेना चाहता था। यू ने अपने लिए एक कस्टमाइज हथौड़ा और नाइफ बनाया, जिससे प्रैक्टिस करने के लिए पहले शिकार किया स्ट्रीट डॉग्सों का। हथौड़े से कुत्ते के सिर में वो तब तक मारता जब तक वो मर नहीं जाता। प्रैक्टिस में सफल होने के बाद यू निकल पड़ा अपने शिकार के खोज में, जिनसे वो सबसे नफरत करता था। 24 सितंबर 2003 जेल से छूटने के 2 हफ्ते के अंदर ही
यू ने सिनसाडोंग में अपना पहला शिकार किया। ली डियक सू, जो पेशे में एक रिटायर्ड प्रोफेसर और अपनी वाइफ के साथ रहता था, सुबह 10 बजे के करीब यू मिस्टर ली के घर पे घुसता है और मिस्टर ली के नेक में चाकू से बार बार वार करता है जब तक वो मार नहीं जाता। इसके बाद उनके वाइफ के सिर पे हथौड़े से वार करता है और उनका भी काम खत्म करते हैं। 2 खून करने के बाद यू वो जगह को अच्छी तरीके से साफ करता है और निकल जाता है, मगर वो दोबारा लौट के आता है अपने छुरी को ले जाने के लिए। यू चाहता था पुलिस को लगे कि रॉबरी के चलते 2 खून हुए थे, किंतु यू ने यहाँ पर 2 गलतियाँ किया था। पहला, उस घर में वो कुछ चुराया नहीं। दूसरा, यू का जूते का प्रिंट फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था, जो आगे जाके पुलिस को यू को पकड़ने में मदद करेगा। अक्टूबर 9, 2003 वुजीडोंग के एक अमीर घर पर पिछले बार के जैसे ही 10:30 बजे के करीब यू घुसा। 85 साल के मुंह काम को खत्म करने के बाद हाउस ओनर पर वाइफ जैसे ही वहाँ पर पहुंचा, उनको बैठने के लिए और सिर झुकाने के लिए बोला गया, मगर उन्होंने नहीं माना। उनको भी मल्टीपल स्टैबिंग के बाद खत्म कर दिया गया। उनके बाद हाउस ओनर की वाइफ का बेटा, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, उसको पहले जमीन पे नील डाउन किया गया और हथौड़े से उसका भी सर फोड़ दिया गया। पुलिस को पिछले बार की तरह ही जमीन के ऊपर फुटप्रिंट मिला था, मगर यू का रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस बार सैमसियोंगडोंग के 69 ईयर ओल्ड महिला के घर पे यू घुसता है और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए उनको भी उनका जान गंवाना पड़ता है। इन 3 जगह में पुलिस को एक जैसे फुटप्रिंट मिला। मीडिया भी 3 मर्डरों के बीच में एक लिंक खोज रहा था, मगर पुलिस ने डिनाई कर दिया, जैसे लोगों में और आतंक न मचे। नवंबर 18, 2003 क्या हुआ डोंग के एक पोस इलाके के एक घर में यू घुसता है। पहले हाउसकीपर को मारता है, उसके बाद हाउस ओनर किम जोंग सियोक को मारने के लिए जैसे ही वो जा रहा था, किम के पास उसका 1 साल का एक बच्चा था। किम ने जैसे ही भागने के लिए कोशिश कर रहे थे, यू ने उसे पकड़ा और उस बच्चे को बेडरूम में जाके लॉक कर दिया और हाउस ओनर को सेम हथौड़े से ही मार के खत्म कर दिया। इस समय यू को भी चोट लग गया था और खून निकल रहा था। यू ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के चलते बच्चे को अंदर रख के पूरे घर को जला दिया था और खुद पूरा सीन सेफ डिस्टेंस से देख रहा होता है। फॉर्चुनेटली हाउस ओनर के पड़ोसी ने जब अंदर घुसा, बच्चा उनको जिंदा मिला। इस समय पुलिस को सीसीटीवी में यू दिखाई देता है, जो घर से निकलने के बाद बाहर जा रहा था और जो खुद ने स्वेटर ओढ़ा हुआ था अपने शरीर में लगा हुआ खून को छुपाने के लिए। पुलिस को सिर्फ बैक साइड ही दिखाई देता और सेम फुटप्रिंट मिलता है जो बाकी खूनों में मिला था। शायद पुलिस यू से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए यू ने अपने खून के पैटर्नों का चेंज किया। पुलिस सच के एक एस्कॉर्ट को पहले अरेस्ट किया, उसके बाद अपने अपार्टमेंट में ले जाने के बाद उसका गला घोट के मार दिया। कभी कभी यू लड़कियों का गला काट के टंगा देता, जैसे सारी ब्लड उसके बॉडी से ड्रेन हो जाए। यू के अपार्टमेंट से बॉडियों को ठिकाना लगाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए यू ने बॉडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक पॉलीथीन बैग में भर के छोगान यूनिवर्सिटी के पीछे दफना देता। बोतल कैप से वो बॉडीज को मार्क किया करता था। यू अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए दोबारा अपना पैटर्न ब्रेक किया, जो था एक स्ट्रीट वेंडर आन जेसन। नकली भाईगरा खरीदने के बाद यू पुलिस वाला बन के वेंडर को गिरफ्तार करता है फेक दवाइयों के लिए। यू आन के गाड़ी में ही उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा था। अन को कोई संदेह हो, इसीलिए पहले ही यू ने चाकू से आन के गाले और माथे पे स्टैब करना चालू कर दिया। इससे खुद भी इंजर्ड हुआ था। यू ने फाइनल अटैक किया हथौड़े से। एन का काम तमाम करने के बाद एविडेंस को नष्ट करने के लिए यू ने गाड़ी में आग लगा दिया और यू का पिछले बार की तरह ही टारगेट दोबारा से चेंज हुआ और इस बार दोबारा से एस्कॉर्ट पे आ गया। यू एस्कॉर्ट्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाता था और उनको हत्या करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पॉलीथीन बैग में भर के जमीनों में दफना देता। मार्किंग के लिए वो बोतल का यूज करता था। ऐसे ही नेक्स्ट मर्डर को यू ने अंजाम दिया। इस सब के बीच यू ने एक गलती की। जो लड़कियां मिसिंग हुई उन पार्लरों का मालिक एक ही था। अचानक पार्लर के मालिक ने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया। दोनों पार्लर के 2 लड़कियों जो गायब हो गया था, उनका बुकिंग एक ही फ़ोन नंबर से हुआ था और उससे भी स्ट्रेंज था, वो नंबर दूसरे किसी मिसिंग लड़की के नाम पे रजिस्टर था। पार्लर के मालिक ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को पहले लगा था
इन सभी गर्ल्सों को यू किडनैप करता है, उसके बाद बाहर भेज देता है। मगर बाद में ये भ्रम भी पुलिस का टूट गया था। पुलिस के जाल में यहाँ पर यू फंस गया था क्योंकि यू ने दोबारा अपॉइंटमेंट बुक किया सेम ही नंबर से, मगर लास्ट मोमेंट में अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया क्योंकि ये लड़की लंबी थी। यू चाहता था लड़की उससे हाइट में सेम या फिर उससे छोटा हो, यू आसानी से उसके ऊपर डोमिनेट कर सके। मगर यू ने दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक किया। इस समय यू को परफेक्ट गर्ल मिल चुका था। जैसे ही मीटिंग फिक्स हुई और लड़की यू के पास पहुंचा, पुलिस ने अपने सस्पेक्ट को धर दबोच लिया। यू के पास से मिसिंग लड़की का मोबाइल फोन मिला, बट यू इंटरोगेशन में जो बोलता है उससे पुलिस के पैर के नीचे से जमीन खिसक। यू ने किडनैपिंग और लड़की बेचने के एलिगेशन से छूटा कर दिया। यू ने मान लिया था अमीर कम्युनिटी में जो भी अब तक मर्डर हुए उसके लिए यू ही जिम्मेदार था। पहले पुलिस ने यू के बातचीत के ऊपर भरोसा नहीं किया। यू ने कन्फेस कर लिया था 20 से भी ज़्यादा मर्डर यू ने किया था, जो सिंगसाडोंग से लेके स्कॉट पर ख़त्म होता है। यू एपिलेप्सी का बीमार था और फेक ऑपरेशन के चलते पुलिस ने उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। यू रिहा होते ही एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने लगा। जेल से रिहा होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हुए यू को रेड हैंडेडली पकड़ लिया था। यू ने बहुत बार अपने बयान बदला। यू ने दावा किया वो अपने विक्टिम्स का ऑर्गन काट के खा जाता था। ये कभी प्रूव नहीं हो सका, मगर कुछ विक्टिमों में मिसिंग ऑर्गन रिपोर्ट किया गया। यू ने अपने विक्टिमों का बॉडीज पुलिस को दिखाया। इसी समय यू का नाम पड़ा द रेनकोट किलर। यू अपने विक्टिमों का बॉडी दफनाने के लिए जब जाता था, उस समय येलो रेनकोट पहन के बॉडी को दफनाता था, जैसे वो खुद को छुपा सके। कोर्ट में ट्रायल के दौरान यू ने जज के ऊपर भी अटैक किया, कई सारे स्पेक्टेटर्स के ऊपर भी अटैक किया। सुइसाइड करने के लिए भी वो कोशिश कर रहा था ट्रायल के देर की वजह से। कोर्ट ने यू को दोषी मान लिया था और फाइनल वर्डिक्ट फांसी का सजा सुना दिया था। मगर साउथ कोरिया में 1997 से अभी तक एक भी फांसी नहीं हुआ था। यू का भी डेथ पेनल्टी होल्ड कर दिया गया है। इस फांसी का इंतज़ार पूरा साउथ कोरिया ही कर रहा है। दोस्तों, आज का डॉक्यूमेंट्री आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आपका राय दे सकते हैं। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।